Once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, भाई कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है 100% सक्सेस प्लान सीरीज, जिसकी मदद से आप 100 आउट ऑफ 100 जो हमारा स्टार्टिंग से टारगेट रहा है कि भाई इन 60 डेज में आपके सिर्फ मुझे 6 से 7 दिन चाहिए जिसमें हम सीए के पेपर को फोड़ कर आएंगे। तो 27 ऑफ फरवरी 2025 होने वाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन का फाइनल बोर्ड एग्जाम, जिसमें आराम से लेकर आ सकते हो आप 100 में से 100 मार्क्स। करना क्या है मैम उसके लिए? तो आपको चैनल पे बने रहना है, वीडियो लेक्चर्स देखते रहना है। बहुत जल्दी आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज लेकर आने वाली हूं, ठीक है। उसी के साथ आज क्या पढ़ेंगे? आज का सेशन जैसे मैंने बताया बहुत धमाकेदार होने वाला है। आज के सेशन के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, क्योंकि आज का सेशन ये बताने वाला है कि आपका जो सिलेबस है वो 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। नेटवर्किंग, HTML पार्ट 1 and 2 विद CSS एंड लास्ट साइबर एथिक्स। आखिर इन तीनों यूनिट्स में मैम बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। आखिर यहां से क्वेश्चंस आएंगे कैसे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, कहां कहां आपको चॉइस मिलना है, नहीं भी मिलना है। इस बार सीबीएसई ने क्या पैटर्न में बदलाव किया है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या इस बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर में बदलाव किया है जैसे कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में किया है? तो बेटा जी इसका आंसर आज के इस सेशन में आपको मिलेगा। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन देखना, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक रामबाण का काम करता है बेटा जी। अगर ये सैंपल पेपर आपने देख लिया तो इसके बाद आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां से कहानी शुरू होगी अब आपके स्मार्ट वर्क की। जी हाँ, एक बार आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, आपको पता है। जो नहीं है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे एज पर योर 100% सक्सेस प्लान सीरीज, जैसे कि मैं आपको लाइव सेशन में बता चुकी हूं, ठीक है। तो यहां पर स्मार्ट वर्क की कहानी अब शुरू हो जाएगी। तो इस सैंपल पेपर के बेसिस पे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाने वाली कि 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे, सी का पेपर देने बैठोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पेपर कैसा दिखेगा। और ये मेरा टारगेट हमेशा से रहा है कि बच्चे जब पेपर देने बैठे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो उनको नहीं आता हो। लास्ट ईयर इतिहास गवाह है और इस बार फिर हम इतिहास रचने वाले हैं मिलकर। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट से कर दो, क्योंकि आज का धमाकेदार सेशन हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत यादगार होने वाला है। इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं आपको सारी टिप्स, ट्रिक्स और सब बता देने वाली हूं कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपको सेशंस मिलेंगे वो गेम चेंजिंग सेशंस होंगे, अल्टीमेट गेम चेंजिंग। अभी तक तो सिलेबस वगैरह हमने टॉपिक प्रॉपर्ली कवर कर लिया है, ठीक है। HTML का वीडियो बचा हुआ है यूनिट का, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अब यूनिट नंबर 1 दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग और यूनिट नंबर 3 साइबर एथिक्स। कम मार्क्स के आते हैं, HTML ज्यादा नंबर का पूछा जाता है मैम। 50 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो अब रही बात प्रैक्टिकल की, तो बहुत जल्दी आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स भी हो जाने। प्रैक्टिकल में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में HTML के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एक आधी वेबसाइट वगैरह डिजाइन करने को बोल देंगे, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वगैरह बना के दे देना, कॉपी वॉपी टाइम पर कंप्लीट करके दे देना, दैट्स इट। आपके आराम से 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। 48, 49, 46, 50 इतने मार्क्स तो मिल जाते हैं। अगर टीचर से बना के रखी होगी तो पूरे 50 नंबर मिलेंगे, और नहीं बनाइए तो बनाना शुरू कर दो, अभी भी समय है प्रैक्टिकल आने तक, ठीक है। टीचर बोले दिन को रात, रात को दिन, तो मान लो क्या बिगड़ रहा है, 50 नंबर चाहिए हमें। अब रही बात जिसमें बच्चे डरते हैं कि मैम इस थ्योरी का क्या करें, यही तो समझ नहीं आता है। क्वेश्चन तो समझ आ जाते हैं, प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाता है, बट जब लिखने की बारी आती है आंसर्स को तो यही समझ नहीं आता कि कैसे लिखें। तो इस थ्योरी की जिम्मेदारी आपकी बरखा मैम की है। बस आपको करना क्या है, सेशन पे बने रहना है, ठीक है। और सारे वीडियो लेक्चर्स जो कमिंग आने वाले हैं वो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 9 to 12 IT, IP, AI, CS ऑल सब्जेक्ट्स इन वन रूफ आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपने सीनियर्स और जूनियर्स को भी शेयर कर देना चैनल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आपका जो पेपर होगा वो होगा 2 घंटे का। ध्यान रखना, बाकी सारे पेपर्स आपके 3 घंटे के होंगे बेटा जी, लेकिन ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो 2 आवर्स आपको बैठना होगा एग्जाम रूम में और शांति से सुकून से अपना पेपर करना। बहुत लेंथी पेपर नहीं होता है, बस करना क्या, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना और केयरफुली आंसर करना। जितना अच्छा आंसर करोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। सिंपल सा फंडा एग्जाम देने का, ना ज्यादा भर के लिखना है ना ज्यादा कम लिखना है, जितना लिखना है पॉइंट वाइज टू द पॉइंट लिखना है, ताकि वैसे ही आपको नंबर मिले, ठीक है। अब आपका जो पेपर होगा वो डिवाइडेड होगा 5 सेक्शंस में। तो सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जहां ऐसे दिख रहे हैं ना, एज इट इज पेपर में भी दिखेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि हमने सैंपल पेपर में तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए थे तो अब एग्जाम में पढ़ने की क्या जरूरत है। एक नजर जनरल इंस्ट्रक्शंस
कमेंट्स में डाल लेना फिर भी, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन A to E, A B C D E 5 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। अब आप बोल रहे हो मैम सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी, फिर इंटरनल चॉइस का क्या चॉइस नहीं मिलेगी? बेटा जी चॉइस भी मिलेगी, है ना। हाउएवर इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, बट वो इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। जैसे मान लो कि 16th नंबर का क्वेश्चन है, तो 16th में आपको 2 चॉइस मिलेगी, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और के, या और के बाद वाला अटेम्प्ट करना। तो इंटरनल चॉइस इज आल्सो गिवन इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो थोड़ा रेस्ट में आ जाओ, ठीक है। सेक्शन ए हैज 12 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क, मतलब एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे आपके 1 मार्क के अकॉर्डिंग 12 क्वेश्चन। मतलब 50 में से, ध्यान से समझो, इस 50 में से 12 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे बेटा जी एमसीक्यू टाइप। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये चुटकियों में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो 50 में से 12 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है। अब 12 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें असर्शन, रीजन बेस्ड और भी बहुत सारे टाइप के होंगे जो आगे मैं आपको बताने वाली हूं, है ना। सेक्शन बी से शुरू होगी कहानी आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। सेक्शन ए एमसीक्यू टाइप और सेक्शन बी से मिलेंगे अब आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेक्शन बी में पहले 7 क्वेश्चंस मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, फिर सेक्शन सी में मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप, ये वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे। सेक्शन डी में मिलेंगे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर के अकॉर्डिंग, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर के अकॉर्डिंग हो गए। और सेक्शन ई में आपको 2 सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी 4 नंबर के अकॉर्डिंग होंगे। मतलब आपको अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क के अकॉर्डिंग, समझ गए। सेक्शन ए 1 मार्क, सेक्शन बी 2 मार्क के क्वेश्चंस, सेक्शन सी 2 मार्क के क्वेश्चंस 3 मार्क, सेक्शन डी 4 मार्क और सेक्शन ई भी 4 मार्क का होगा, ठीक है जी। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, क्योंकि इतना तो क्लियर हो गया। अब ये जानेंगे कि मैम आखिर ये 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे कैसे, और जो क्वेश्चन आ गए तो इसमें आंसर किस तरीके से लिखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि मैम आंसर कैसे लिखें। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें कितना भर के आना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सैंपल पेपर यही चीज बता रहा है बेटा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक्शन ए पे आ चुके हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्विस। अभी नेटवर्किंग, HTML और आपका साइबर एथिक्स, तीनों यूनिट में अगर कोई भी डाउट है तो बेटा पूरी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। कंप्लीट सेशंस अवेलेबल है, जाओ जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीटेड मिल जाएगा। डोंट वेरी, लेटेस्ट वीडियोस भी अवेलेबल है, ठीक है। जाके आप वीडियोस देख लो पहले, ताकि आपको ये सैंपल पेपर आराम से बन सके। कंप्लीट वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्विस, इंटरनेट वाली यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें सेकंड चैप्टर आपका इंटरनेट वेब सर्विसेज पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन आपको अपने पेपर में इंटरनेट का ही मिलेगा, लिख लो, छप चुका है, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा वेब सर्विस नहीं है, ठीक है। सेंडिंग एन ईमेल विया वेब ईमेल क्लाइंट, मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू अ बैंकिंग पोर्टल, शेयरिंग फाइल्स थ्रू ब्लूटूथ, कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स। अब इनमें से कौन सी वेब सर्विस नहीं है? तो मैम अधिकतर तो हम दुनिया में जो है इंटरनेट के भरोसे ही जी रहे हैं ना। आजकल सारे काम तो हमारे मोबाइल फोन से होते हैं, जितनी भी सर्विसेज है इंटरनेट की उन्हीं को तो वेब सर्विसेज कहते हैं। तो आप मेल सेंड कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो बैंकिंग पोर्टल के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू फाइल को शेयर कर पा रहे हो, और ऑनलाइन क्लास जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? ब्लूटूथ के थ्रू आप फाइल को शेयर कर रहे हो, राइट, वो एक्चुअली वेब सर्विस नहीं है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी। अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जिसको समझ में आ गया तो भैया आराम से आप टिक करके आओगे, क्योंकि ईमेल करना, बैंकिंग पोर्टल को ऑनलाइन एक्सेस करना, ऑनलाइन क्लासेस, ये सभी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। बट ब्लूटूथ एक अलग से ही वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप फाइल्स को शेयर कर सकते हो। यहाँ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ आपको सर्वर से कनेक्ट नहीं होना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। व्हाट डज TCP/IP स्टैंड्स फॉर? लिख लो, नोट कर लो, एक प्रोटोकॉल का क्वेश्चन जरूर आएगा, हर साल आता है। जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो यहां बताती चल रही हूं। कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का एक क्वेश्चन जरूर आता है। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स आर FTP, HTTP और HTTPS, ठीक है, SMTP, POP, राइट, इसी के साथ TCP/IP प्रोटोकॉल, ये जनरली पूछे जाते हैं। SFTP भी आता है, ठीक है जी। ये प्रोटोकॉल्स के क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। एक और VoIP प्रोटोकॉल, ठीक है जी। इन प्रोटोकॉल्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर पेपर में आते हैं, इनको किसी भी हालत में स्किप मत करना,
ठीक है, हर साल आते हैं। सैंपल पेपर देख लो, चाहे प्रीवियस ईयर के उठाकर या क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ठीक है। ऐसे ही यही सारे प्रोटोकॉल्स आपसे बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो अब मेरी बात समझ में आ रही है कि ये प्रोटोकॉल्स के क्वेश्चंस तो मिस मत करना, इनको अच्छे से समझ लेना, जो मैंने डेडिकेटेड वीडियोस में आपको समझाया हुआ है। तो टीसीपी/आईपी का क्या मतलब होता है? टीसीपी/आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके बिना आप इंटरनेट को कंप्यूटर सिस्टम पे यूज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो टीसीपी/आईपी की मदद से ही कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं, फाइल्स को, डेटा को, पैकेट्स को ट्रेवल किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इंटरनेट पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोग्राम इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोवाइडर, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो सीबीएसई पेपर आपका बनाएगा, बहुत बढ़िया पेपर बनाएगा, डोंट वरी, बट कंफ्यूज भी उतना ही करेगा, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे ये चारों एक जैसे लगेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है बहुत अच्छे से, जो मैंने बताया कि भाई ये सारे प्रोटोकॉल्स कर लेना, ये आएंगे, अब आपने पढ़ लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लिटिल बिट कंफ्यूज यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए कह रही हूँ पढ़ के जाना सारे प्रोटोकॉल्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना, ये किस प्रोसेस को रिफर करता है? इसे क्या कहते हो आप? Locating and accessing information through search engines, sending and receiving emails using different email protocols, transferring files from one device to another using protocols, और fetching web pages from a server. सर्वर से वेब पेज को फैच करना, ट्रांसफर करना फाइल्स को, या मेल को सेंड और रिसीव करना, या इंफॉर्मेशन को सर्च इंजन के थ्रू लोकेट करना या एक्सेस करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? देखो ये मेल वाला और ये फाइल को ट्रांसफर करने वाला तो नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम इन दोनों में से क्या होगा। यहाँ बात की जा रही है बेटा जी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की। तो बता दूं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने को हम इंफॉर्मेशन रिट्राइवल कहते हैं। जो आप नेट सर्फिंग नहीं करते हो, आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत गूगल पे जाते हो और सर्च करने लग जाते हो, तुरंत चैट जीपीटी ओपन कर लेते हो और सर्च करने लग जाते हो, इसी को तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल कहते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू दी सर्च इंजन। दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको 100%, बट देखो मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है तो आप एकदम सही आंसर टिक करके आओगे, ठीक है। और सीबीएसई यहां घुमा रहा है, बाकायदा इन एमसीक्यूज में आपको घुमाया जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हमने सब पढ़ा है। आपकी बरखा मैम आपको सब पढ़ा चुकी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग? बॉडी टैग का इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है ये बताना है। तो देखो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आप देख चुके हैं। ये जो 1 2 3 मैंने क्वेश्चंस आपको बताया, ये तीनों इंटरनेट से लिए गए हैं, नेटवर्किंग वाली यूनिट से लिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होता है, फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली एचटीएमएल वाला पार्ट। तो अब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है, ब्लूप्रिंट समझ में आ पा रही है ना जी। चलिए तो बताओ बॉडी टैग का इनमें से एट्रीब्यूट कौन सा है? वी लिंक, फेस, कलर या फॉन्ट साइज। अगर आपने सारे टैग्स अच्छे से पढ़े हैं तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको यहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जानी, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि फेस, कलर, फॉन्ट साइज ये फॉन्ट टैग के एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉन्ट एलिमेंट के जो है, टैग के जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉन्ट का टाइप बदलना है, फॉन्ट टाइप के लिए फेस एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। फॉन्ट का कलर बदलना है तो कलर यूज किया जाता है। फॉन्ट का साइज बदलना है तो साइज एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। बट वी लिंक इज नॉट द फॉन्ट एट्रीब्यूट, वी लिंक इज द बॉडी टैग एट्रीब्यूट, जो कि क्या करता है, जो कि बेसिकली विजिटेड लिंक का कलर डिफाइन करता है। मान लो कि आपने बॉडी टैग में एंकर टैग से कुछ लिंक क्रिएट कर दी अपने एचटीएमएल पेज पे कि इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करोगे तो कोई इमेज या कोई दूसरा पेज या कोई ऑडियो वीडियो व्हाटएवर कोई एक्शन होगा। तो एंकर टैग में अगर आपने कोई लिंक स्पेसिफाई की हुई है तो उस लिंक का आप ए लिंक कलर, एक्टिव लिंक, वी लिंक कलर और लिंक के थ्रू आप कलर सेट कर सकते हो कि लिंक जब एक्टिव होगी तो ब्लू कलर की दिखेगी, लिंक जब विजिटेड हो जाएगी तो रेड कलर की दिखेगी, लिंक जब आपके एक्टिव रहेगी तो पर्पल कलर से, या लिंक का कलर डिफॉल्ट पर्पल दिखेगा। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे वी लिंक के लिए पूछा है बेटा जी, या आपसे ए लिंक या लिंक के लिए भी पूछा जा सकता है। तो बॉडी टैग में ही हम इन तीनों एलिमेंट को, इन तीनों एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। ए फॉर एक्टिव लिंक, वी फॉर विजिटेड लिंक। लिंक मतलब जो डिफॉल्ट लिंक आपको दिख रही है वो किस कलर की दिखेगी। क्लिक करा लिंक पर, जब आप क्लिक करने वाले हो तो लिंक एक्टिव हो गई, क्लिक करने के बाद बाहर आ जाओगे वापस तो वो लिंक विजिटेड हो जाएगी, तो उनका कलर बदलता है। जनरली गूगल पे भी आप देखते हो कोई लिंक आती है आपके सामने, सब पर्पल कलर में आती है। जैसे ही क्लिक करने वाले रहते हो तो वो लिंक एक्टिव हो जाती है, मतलब ब्लू में हो जाती है। फिर जब आप विजिट करके बाहर आते हो तो वो लिंक आपकी रेड कलर में शो होने लग जाती है। मीन्स की बॉडी टैग में हम इन लिंक को डिफाइन करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी लिंक इज
द करेक्ट आंसर. इन HTML द बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर. देखो अब ये बीजी कलर एट्रीब्यूट क्यों यूज किया जाता है, हमेशा से बताती आ रही हूं, हमेशा से, कि बेटा बॉडी टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैग, वेरी इंपॉर्टेंट टैग. इसके बिना पेपर नहीं बनेगा. जो प्रोटोकॉल्स मैंने बताए उसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा. बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अभी ए लिंक वे लिंक देखा, एक और एट्रीब्यूट होता है दैट इज बीजी कलर. ध्यान रखना, इस बीजी कलर की मदद से हम क्या करते हैं, बॉडी टैग के बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं. और एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की मदद से आप एज ए बैकग्राउंड इमेज सेट करते हो. बहुत केयरफुली समझना, जनरली हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मैम. तो बीजी कलर से बैकग्राउंड में कलर सेट होता है, और बेसिकली यदि बात करें बैकग्राउंड से तो इसमें इसके थ्रू बैकग्राउंड में इमेज सेट होती है. मान लो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई इमेज है, उस इमेज को आपको अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में लगाना है तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करोगे. और यदि आप अपने वेब पेज का रेड ग्रीन ब्लू येलो कोई सा कलर सेट करना चाहते हो तो बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करोगे. ठीक है, इसमें डिफरेंस भी आता है बेटा, ये हमेशा कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान रखना. सो सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब page, set the text color of web page, sets the background image of the web page, sets the background text of the web page. तो ये बीजी कलर क्या करता है, बैकग्राउंड कलर सेट करता है, ना कि टेक्स्ट कलर, ना कि बैकग्राउंड इमेज और ना ही बैकग्राउंड टेक्स्ट. क्या सेट करता है, बैकग्राउंड कलर. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बैकग्राउंड कलर. अब ये सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता बीजी कलर की जगह बैकग्राउंड के लिए, किसके लिए, बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, तो वो क्या करता, बैकग्राउंड इमेज सेट कर देता. मेरी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस. ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ VoIP टेक्नोलॉजी. क्या कहा था मैंने अभी कुछ देर पहले, TCP/IP, FTP, SFTP, राइट, बताया था SMTP, POP. These are the VoIP, these are the very much important protocol. इनके बिना पेपर नहीं बनता है. And question is here, see. So VoIP का क्या यूज होता है, VoIP टेक्नोलॉजी जो है, ये जो प्रोटोकॉल है वो हेल्प करता है किसमें, ट्रांसमिटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट पे जो ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स के फॉर्मेट में कंटेंट देखते हो उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है. सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, ईमेल को सेंड और रिसीव करने में हेल्प करता है. मेकिंग वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे वॉइस कॉल्स को करने के लिए हेल्प करता है. होस्टिंग वेबसाइट्स ऑन सर्वर, सर्वर पे अपनी वेबसाइट जो आपने क्रिएट की है उसको होस्ट करने के लिए, पब्लिश करने में हेल्प करता है. तो VoIP का ना फुल फॉर्म होता है, पहले तो फुल फॉर्म भी आता है बेटा, ये भी ध्यान रखना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. याद रखना VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये जो आजकल आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, वो वीडियो कॉल कर लेते हो ना पल पल में, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करके बात करते हो, फेस टू फेस जो बातचीत करते हो, उसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो यही होता है. ठीक है, स्पेसिफिकली गूगल मीट वगैरह पे जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग करते हो तो वहां भी यही प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है. अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होगा तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पाओगे, आप वीडियो कॉल पे बातचीत नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरनेट पे एक टेक्नोलॉजी है, VoIP नाम की एक प्रोटोकॉल है जो कि वॉइस टू वॉइस कन्वर्सेशन, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेल्प कर रहा होता है. ठीक है, सो इसी को हम कहते हैं मेकिंग वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट पर जो वॉइस कॉल्स हम करते हैं उसमें हेल्प करता है VoIP प्रोटोकॉल. डन, समझ में आ गया. तो इसका फुल फॉर्म भी आता है बेटा एग्जाम में, अच्छे से कर लेना. नाउ कम टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ वेब सर्वर. अब इनमें से बता दो, इन चारों ऑप्शंस में से वेब सर्वर की मेन रिस्पांसिबिलिटी क्या है. तो मैम इंटरनेट का पूरा खेल तो क्लाइंट और सर्वर पर बेस्ड है. मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और एक सर्वर होता है. बेचारा सर्वर जो है सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है. तो हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम जो होता है मैम वही तो सर्वर सिस्टम होता है. अब बात कर रहे हैं यहाँ पे वेब सर्वर की. सर्वर बहुत सारे होते हैं, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, यूट्यूब सर्वर, प्रिंट सर्वर, है ना, और एक होता है वेब सर्वर. इस वेब सर्वर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टोरिंग फाइल्स ऑन लोकल डिवाइस, ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस द इंटरनेट, होस्टिंग वेबसाइट्स एंड डिलीवरिंग कंटेंट टू द वेब ब्राउजर, और इनक्रिप्टिंग फाइल्स टू इंश्योर सिक्योर ट्रांसफर. तो यहां तो काम नहीं करेगा. स्टोरिंग फाइल्स ऑन लोकल डिवाइस, नो, आपकी लोकल डिवाइस में फाइल को सेव करने का काम करता है कि नहीं. ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस द इंटरनेट, इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए तो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है मैम, अभी पढ़ा हमने. Hosting websites and delivering content to the web browser, yes, this is very correct. देखो क्या होता है, ये जो वेब सर्वर होता है ना, जिसको आप www के नाम से भी कभी कभी जानते हो. ठीक है, कभी कभी क्या वही होता है एक्चुअल में, यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डेटाबेसेस में स्टोर होती है. ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे कुछ क्लाइंट सिस्टम्स है. ये जो क्लाइंट सिस्टम है वो इस सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं. क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए. तो सर्वर सिस्टम अपने डेटाबेसेस में से फैच करता है और ये सारी इंफॉर्मेशन को एज ए रेस्पॉन्स इनको रिटर्न कर देता है. ठीक है, सर्वर क्या करता है, एज ए रेस्पॉन्स इनकी जो भी क्वेरी है उसको रिटर्न कर देता है. अब ये अपने सिस्टम पे कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं,
ये कैसे कम्युनिकेट कर रहा होता है? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल, ध्यान रखना, ठीक है। वेब सर्वर और वेब क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए HTTP प्रोटोकॉल है जो कि इनका लेन देन करता है, ठीक है। यहाँ जो डेटा आ रहा है जा रहा है उसमें हेल्प करता है। और ये कौन सा सर्वर है? वेब सर्वर, जहां पे सारी वेबसाइट्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। किसमें? वेबसाइट्स के फॉर्मेट में। आप अपने स्कूल की वेबसाइट, CBSE की, NCERT की जितनी वेबसाइट एक्सेस करते हो वो सभी यहीं स्टोर होती है। समझ में आया? लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम इस वेब सर्वर से एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसकी मदद से हम इस वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो इकलौता एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी इंटरनेट की दुनिया का मेन हीरो होता है, जिसके बिना आप इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पाओगे, जिसके बिना आप सर्वर एक्सेस नहीं कर पाओगे। जी हाँ, उसका नाम है वेब ब्राउजर। ध्यान रखना, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, उसी ब्राउजर, ओपेरा, ये सब क्या है? ये वेब ब्राउजर्स ही तो हैं जो कि वेबसाइट को एक्सेस करने में, सर्वर पे जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, मोबाइल फोन पे यदि वेब ब्राउजर नहीं होगा, सो यू कैन नॉट एक्सेस द वेब सर्वर्स इंफॉर्मेशन। ओके, तो ध्यान रखना, वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल की मदद से। अभी HTTP HTTPS क्या होता है वो भी समझाऊंगी डिटेल में। दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट को, जो सर्वर पे इंफॉर्मेशन होती है वो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है, उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। नाउ द डिजिटल डिवाइड रिफर्स टू, देखो भाई आ चुके हैं अब हम कहां पर? लास्ट मिनट, साइबर एथिक्स। और साइबर एथिक्स का क्वेश्चन 8वें नंबर पे आपको मिल रहा है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? साइबर एथिक्स के गिने हुए टॉपिक्स जो हर साल आते हैं, लिख लो। प्लेजरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल डिवाइड, नेट एटिकेट्स, मैनर्स जो आपके होते हैं वो सभी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये कुछ टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, एवरी ईयर। अभी आपको पूरे सैंपल पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो जी, तो डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब हुआ? डिजिटल डिवाइड, ठीक है, द डिफरेंस इन प्राइवेसी लॉज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस एंड दोज हु डू नॉट, द इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड, द सिक्योरिटी मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट डिजिटल ट्रांजेक्शंस इन ई-कॉमर्स। तो मैम ई-कॉमर्स से तो रिलेटेड है ना डिजिटल डिवाइड, ठीक है। ई कॉमर्स पे सिक्योरिटी मेजर्स के लिए तो हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं मैम, राइट। डिजिटल डिवाइड इससे रिलेटेड नहीं है। द इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करने से रिलेटेड कुछ इशू, या गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस द डिजिटल डिवाइस और दोज हु डू नॉट, और डिफरेंस इन प्राइवेसी लॉस। तो प्राइवेसी लॉस का भी कोई यहाँ पे इशू नहीं है डिफरेंट कंट्रीज में। इन दोनों में डाउट है मैम क्या हो सकता है? तो बेटा इन दोनों में डाउट नहीं रखना है आपको। डिजिटल डिवाइड इज द थिंग, वो पर्सन्स जो कि टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई परेशानी के, और वो पर्सन्स आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो डिजिटली अवेयर नहीं है, जो इन टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। तो इसको हम क्या कहेंगे? गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल वर्ल्ड एंड दोज हु डू नॉट, दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। वो डिवाइड एंड रूल वाला याद है, डिवाइड रूल, वही है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, हो सकता है कि वो इलिटरेट है, उन्हें नहीं पता डिजिटली काम कैसे किया जाता है, उन्हें नहीं पता कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं, उन्हें नहीं आता कंप्यूटर पे काम करना, मोबाइल पे काम करना। एक रीजन इलिटरेट भी हो सकता है। एक रीजन ये हो सकता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेस, उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है, या लैपटॉप पीसी मोबाइल नहीं है, या इंटरनेट टेक्नोलॉजी वहां अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर द रीजंस ऑफ डिजिटल डिवाइड, ठीक है जी। तो अभी क्वेश्चन अगर इसका रीजन का आता है तो रीजन भी लिख कर आना। अभी तो फिलहाल इसका डेफिनेशन पूछा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये भी क्वेश्चन आपका साइबर एथिक्स का है। साइबर एथिक्स से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन भी बनता है ना, ये दूसरा पार्ट है इसका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बेटा बहुत अच्छे से समझना, ये सबसे अलग टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड आपको मिलता है, बस इस चीज का खास ख्याल रखना, जिसका सोर्स कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अब ये सोर्स कोड होता क्या है मैम? ये सोर्स कोड वो कोड होता है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अभी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे बेटा जी तो उसके लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, चाहे वो पाइथन हो, सी हो, C++, जावा, व्हाटएवर द लैंग्वेज, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है वो सोर्स कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। उस सोर्स कोड में आप बदलाव कर सकते हो, उस सोर्स कोड को चेंज करके अपना कोई नया सॉफ्टवेयर बना सकते हो, नया कोई वर्जन सॉफ्टवेयर का लॉन्च कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन एक्सेस द सॉफ्टवेयर, यू कैन चेंज, डिस्ट्रीब्यूट, कॉपी, शेयर दिस सॉफ्टवेयर टू मल्टीपल यूजर्स। दिस इज नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं समटाइम्स, एज वेल एज इनका सोर्स कोड भी आपको मिल जाता है,
ठीक है, तो इन्हीं को ओपन सोर्स कहते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कैन बी मॉडिफाइड बाय एनीवन। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इट रिक्वायर्स अ फ्री ऑफ यूजेस एंड मॉडिफिकेशन। इट इज अवेलेबल फॉर परचेस एंड कैन नॉट बी शेयर्ड। तो ऑब्वियस मैम अभी आपने बताया अकॉर्डिंग टू दिस इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एनीवन। ठीक है, सपोज पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर लूं मैं, ठीक है, तो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो आप python.org की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। वहां आपको उसके इतने सारे लेटेस्ट वर्जन मिल जाएंगे जो हर 6 महीने में 4 महीने में लॉन्च होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। जो एक्सपर्ट्स हैं प्रोग्रामिंग में वो अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। समझ में आई मेरी बात अच्छे से? तो दिस इज नोन एज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ओपन सोर्स एज वेल। अब सिर्फ पाइथन नहीं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यदि मैं बात करूं मोजिला फायरफॉक्स की, ठीक है, माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर की, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब इसके अलावा कुछ और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जो ना तो ओपन सोर्स मिलते हैं और ना ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, नाइदर फ्री नॉर ओपन। ठीक है, तो ये आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड तो नहीं मिलता आपको, लेकिन हाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बट इनका सोर्स कोड नहीं मिलेगा, आप इनमें बदलाव नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? जिस कंपनी ने इसको बनाया हुआ है सिर्फ उन्हीं के पास इसका कॉपीराइट है और वही इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, इसका लिंक शेयर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मॉडिफाई इट। इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं एंड सम सॉफ्टवेयर्स आर शेयरवेयर एज वेल। अब आप सोच रहे हो मैम आप तो सॉफ्टवेयर की कहानी सुनाने लग गए, क्या करूं बेटा, आता है एग्जाम में, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ना। अब शेयरवेयर क्या हो गए? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो हो गए जो एक टाइम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट देनी पड़ती है। कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, आजकल कैनवा वगैरह जो आप देखते हो वो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वो कुछ ट्रायल बेसिस आपको फ्री कर देते हैं, 2-4 दिन के लिए यूज करो फिर उसके बाद पैसे दे दो। तो दीज आर दी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। इनका भी ओपन सोर्स आपको नहीं मिलता है, आप इनको कॉपी कर सकते हो, इनको शेयर कर सकते हो, लेकिन इनके कोड में बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बात समझ में आ गई। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर जिनके कोड में आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, ओनली ओपन सोर्स आर दिस। नाउ राहुल वांट्स टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर सिस्टम रिमोटली, व्हिच प्रोटोकॉल शुड ही यूज? बताओ, राहुल को क्या करना है, किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना है। जब ये रिमोटली एक्सेस करने की बात आ जाती है किसी और के कंप्यूटर को, तो ऑप्शंस में से देख के बताओ उसे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए, SMTP, POP3 और HTTP और टेलनेट। अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको, SMTP, POP, HTTP, these are the important protocol, right? तो SMTP is used for, बहुत केयरफुली सुनना, क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रोटोकॉल के लिए पूछ सकते हैं। SMTP is used for मेल ट्रांसफर। जो ईमेल आप करते हो ना, उस मेल को ट्रांसफर करने के लिए ये होता है, मेल को सेंड करने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां तो बात कर रहे हैं कि सिस्टम को एक्सेस करने की, तो मैम दिस इज रॉन्ग आंसर। POP3 पे आते हैं, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली यूज होता है मेल को रिसीव करने में। मान लो कि मैंने आपको कोई मेल सेंड किया तो मेरे सिस्टम पे SMTP काम करेगा, आपके सिस्टम ने मेल को रिसीव किया तो आपके सिस्टम पे POP काम करेगा। बात समझ में आ गई? SMTP is used to send the mail, POP is used to receive that mail. Clear? Now HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी बताया था, वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यहां पर हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स। ठीक है, अब बचा टेलनेट। इस टेलनेट प्रोटोकॉल का क्या मतलब है मैम? टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, याद रखना, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है जी, और ये एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि रिमोटली काम करता है, रिमोट सिस्टम्स को यूज करने में हेल्प करता है। इंटरनेट पे जो कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड होते हैं, रिमोट सिस्टम्स को आप एक्सेस कर सकते हो, और ये ओल्ड टाइप का सिस्टम है। आजकल तो मैम नेटवर्किंग के थ्रू हम किसी भी सिस्टम को यूज कर लेते हैं LAN में कनेक्ट करके, बट ये ओल्ड टाइप का सिस्टम है ना, ओल्ड टाइप का प्रोटोकॉल है। बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको कमांड लिखनी पड़ेगी बाकायदा। So this is known as telnet and what is the correct answer? That is telnet is the correct answer. याद रखना, ठीक है। चारों पांचों प्रोटोकॉल अच्छे से समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? क्लियर? ओके जी, अब आ गए हम 11th एंड 12th क्वेश्चन, दैट इज असर्शन एंड रीजन की तरफ।
जी हाँ, यहाँ पे आके जो है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं मैम कि आखिर ये असर्शन रीजन के जो ऑप्शंस देते हैं ना, ये कंफ्यूज कर देते हैं मैम। हम सेंटेंस तो पढ़ लेते हैं, असर्शन और रीजन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इनके आंसर्स को बारी आती है डिफाइन करने की, ऑप्शन टिक करने की बारी आती है तो परेशानी होती है। देखो असर्शन रीजन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक असर्शन दिया रहता है और एक रीजन दिया रहता है। अब ये रीजन इस असर्शन से रिलेटेड रहता है। क्या होता है, इससे रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको दो चीज देखनी है। क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखो कि असर्शन ट्रू है या असर्शन फॉल्स है। दूसरा क्या देखोगे, रीजन ट्रू है या रीजन फॉल्स है। पहले तो ये देखना जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है असर्शन रीजन में वो सही है या गलत है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो कि गलत है तो इसमें दिया रहता है एक सही है एक गलत है, एक सही है एक गलत है। ठीक है, ये दिया है एज ट्रू आर इज फॉल्स, एज फॉल्स आर इज ट्रू, है ना। ऐसा ही देंगे, या तो ए सही देंगे आर गलत देंगे, या आर सही देंगे ए गलत देंगे। तो इन दोनों में से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है मैम, बस इन दोनों ऑप्शंस में। अभी क्या प्रॉब्लम होती है, मान लो कि असर्शन ट्रू है, असर्शन क्या है आपका, ट्रू है, आपने देखा। अब जब असर्शन ट्रू है तो आप क्या चेक करोगे कि रीजन ट्रू है या नहीं है ना। और मान लो कि रीजन भी ट्रू है तो आप क्या बताओगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर ये चेक करना कि जो रीजन ट्रू लिखा हुआ है क्या वो इससे रिलेटेड है या नहीं है। अगर ये रीजन इससे रिलेटेड होता है, मान लो यहाँ पे HTML लैंग्वेज की बात की जा रही है और यहाँ पे HTML लैंग्वेज को डिफाइन किया जा रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री बताई जा रही है, तो भाई हाँ दोनों ही HTML से रिलेटेड है, तो आप यही कहोगे कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे HTML की बात कर रहे हैं, यहाँ पे CSS की बात कर रहे हैं, दोनों अपने आप में अलग अलग है, लेकिन दोनों में जो लिखा है वो तो सही लिखा है मैम। तो क्या बताओगे कि ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यहां पे यही देखना है कि अगर ए और आर दोनों ट्रू होते हैं मैम, तो इस केस में रीजन जो है वो असर्शन का है या नहीं है। अगर होता है तो ए ट्रू होगा, नहीं होता है तो बी ट्रू होगा। और यही फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। FTP, अगेन आई एम रिपीटिंग, FTP, TCP/IP, HTTP, SMTP, these are the very important protocols and you see here सैंपल पेपर में भी आए हैं। FTP इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर नेटवर्क में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल होता है। बताओ जल्दी असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। मैम असर्शन तो ट्रू है, हमें तो पता है कि FTP जो प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं रीजन की। तो रीजन में क्या FTP के बारे में लिखा है क्या, पहले ये देखते हैं। FTP एनक्रिप्ट्स ऑल फाइल ट्रांसफर फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। तो पहले तो ये देखो कि हाँ मैम FTP के बारे में लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो FTP प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या एनक्रिप्शन को इन्वॉल्व करता है, नहीं। FTP लेस सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो SFTP यूज होता है, जो कि सिक्योर फाइल ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड करता है, और इसमें बेसिकली इनक्रिप्शन टेक्निक का यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैम ये तो रॉन्ग लिखा है, तो आपका असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। कहाँ है असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी। सो अकॉर्डिंग टू दिस सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज FTP लेस सिक्योर प्रोटोकॉल है, इंक्रिप्शन टेक्निक आपको प्रोवाइड नहीं करता है। हाँ FTP फाइल ट्रांसफर करता है लेकिन लेस सिक्योर वे से। ठीक है, अगर आपको सिक्योरिटी से फाइल ट्रांसफर करना है तो SFTP होता। अगर यहाँ पे S लगा होता तो आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो जाते हैं। तो क्या करके आते हैं, इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अंडरस्टूड। चलिए अब 12th क्वेश्चन, लास्ट MCQ का क्वेश्चन है। व्हेन वी एंटर द URL ऑफ वेबसाइट इन द एड्रेस बार, जब आप एड्रेस बार में URL लिखते हो, द वेब ब्राउजर रिट्राइव्स द वेब पेज फ्रॉम अ वेब सर्वर। बहुत इजी सा लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, सपोज आपने वेब ब्राउजर खोला गूगल क्रोम, ठीक है, यहाँ पे सर्च बार आती है, यहाँ होती है एड्रेस बार, ठीक है, टाइटल बार के बाद यहाँ होती है एड्रेस बार। इस एड्रेस बार में आप जो भी URL लिखते हो, मान लो मुझे CBSE की वेबसाइट खोलनी है तो www.cbse.nic.in, ये क्या हो गई हमारी एड्रेस बार में लिखी हुई URL होगी। URL समझ में आ गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो यूनिक होता है। अब इस URL के थ्रू ये आपने कहाँ लिखा, वेब ब्राउजर पे लिखा। वेब ब्राउजर के थ्रू ये URL सर्च कहाँ होगी, वेब सर्वर पर। सर्च करेगा कौन और कैसे जाएगी URL वेब सर्वर तक, HTTP प्रोटोकॉल की मदद से। तो यस मैम ये तो बिल्कुल ही ट्रू लिखा हुआ है, इसमें कोई दुराहे नहीं है कि गलत होगा। अभी रीजन पे आते हैं। द वेब ब्राउजर यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल टू इंटरैक्ट विद द वेब सर्वर एंड रिट्राइव वेब पेजेस। लो भाई, क्वेश्चन का आंसर ये भी मैंने बता दिया आपको कि यस यहाँ जो इंटरैक्शन हो रहा है, यहाँ जो ट्रांसफर होगी इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल की मदद से होगी जिसको हम HTTP कहते हैं। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है मैम।
है ना। तो विच इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों क्वेश्चन आपके सामने एंड होपफुली आपको समझ में आ रहा है ना जी। चलो, तो असर्शन रीजन तक हमने कर लिया है। अब पैनिक मत होना, असर्शन रीजन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपके लिए। मैंने क्या कहा, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है ना, अभी तो हमने पढ़ना स्टार्ट ही किया है। ये सैंपल पेपर पहले आने का रीजन सिर्फ इतना था कि आप अपने स्मार्ट वर्क करने की स्ट्रेटेजी को समझ सकते हो। कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल है, कोर्स पढ़ो, देखो, रिवाइज करो अगर अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है। और अब जो पढ़ाई शुरू करनी है मेरे साथ में फाइनल वाली एग्जाम के लिए, जो 6 से 8 दिन आपको मुझे देने हैं, वो इसी बेसिस पे हम धमाकेदार पढ़ाई करेंगे, है ना। तो उसके लिए बने रहना, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत अमेजिंग से वीडियोस है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए जी, तो दिस सेक्शन कंटेन्स 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी में मिलेंगे आपको कुछ 2 नंबर के क्वेश्चंस, और सेक्शन सी में 3 मार्क के, सेक्शन डी में 4 मार्क के, सेक्शन ई में भी 4 मार्क के। यहां से शुरू होती है कहानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। अभी मैम एमसीक्यूज तो समझ में आ रहे हैं अच्छे से, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ना थोड़ी परेशानी हो जाती है आंसर लिखने में, वो अब नहीं होगी। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमेंट्स, राइट द सिंटैक्स फॉर राइटिंग कमेंट इन एचटीएमएल पेजेस। क्या कहा था मैंने बेटा कि एचटीएमएल से ज्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज में तो कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ज्यादा क्वेश्चंस एचटीएमएल के मिलेंगे। जो स्पेसिफिकली आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आपको एचटीएमएल के क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। समझ में आई बात। तो एचटीएमएल वाला पार्ट अच्छे से करना, प्रैक्टिकली समझा दिया है मैंने। लेटेस्ट वीडियो एक और लेकर आने वाली हूं जिसमें पूरा एचटीएमएल फिर से पढ़ लेंगे हम। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आपकी बरखा मैम आपके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दो कमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कमेंट कैसे लगाते हो। तो जब हम एचटीएमएल में कमेंट लगाते हैं मैम, तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे आपका जो भी कमेंट है वो आप लिख देते हो। एंड एक चीज आपको पता है ना क्या, कि जो कमेंट में जो भी लिखते हैं वो रेंडर नहीं होता है। ब्राउजर इस कमेंट में लिखी हुई चीज को समझता ही नहीं है, वो इसको रेंडर नहीं करेगा, वो इसको जो है रन नहीं करेगा, है ना। कमेंट के आसपास जो आपने लिखा हुआ है वो सब रन होगा। तो कमेंट क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो आप अपने कोड से रिलेटेड लिख सकते हो। किसी और यूजर के लिए जिसको कोड समझना हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख देते हो, उसको कमेंट कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस तो मैंने समझाई दी है, क्योंकि कमेंट लिखने से क्या होता है, आपका कोड जो है वो और इंटरैक्टिव हो जाता है। किसी भी यूजर के लिए जिसको नहीं भी आती है एचटीएमएल लैंग्वेज, वो आराम से आपके कोड को पढ़ के समझ और सीख सकता है। ब्राउजर इसको रेंडर नहीं करता है। इसका सिंटेक्स क्या है, तो दिस इज द सिंटेक्स। सिंटेक्स के लिए क्या करोगे, ध्यान से समझ लो। ये लगाना है आपको एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है और 2 हाइफन लगाना है बिना स्पेस के। यहां आपको स्पेस देनी है और फिर अपना कमेंट लिखना शुरू कर देना है, फिर आपको स्पेस देना है, फिर स्पेस देने के बाद 2 हाइफन क्लोज करके एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना है विदाउट स्पेस। दिस इज द सिंटेक्स, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है, कमेंट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द कोड एंड मेकिंग इट मोर रीडेबल। समझ में आ गई बात। शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज लिख दो। पहला, कमेंट कोड को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, मोर रीडेबल और इंटरैक्टिव बनाता है आपके कोड को, खत्म। क्योंकि ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो 1 नंबर में आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंस और 1 नंबर में आ जाएगा सिंटेक्स। तो 1-1 नंबर के हिसाब से ठीक है, ठीक है। और सिंटेक्स देखो वही लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाइफन हाइफन, दिस इज अ कमेंट एंड लाइक दिस, ठीक है जी। चलो 14th क्वेश्चन मिल रही है आपको यहां पर इंटरनल चॉइस। जैसे मैंने कहा चॉइस का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 14th नंबर का। अभी देखो यहां बड़ा बड़ा और लिखा हुआ है, इससे समझ में आ रहा है या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या फिर ये अटेम्प्ट करना। भाई दोनों अटेम्प्ट करके मत आ जाना, दोनों अटेम्प्ट करके आ जाओगे तो सीबीएसई पहले ही वाले क्वेश्चन का आंसर करेगा, दूसरे भले ही पहला वाला आपका सही है गलत है इसी के मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमेशा और वाले क्वेश्चन में 2 में से कोई एक ही करना है, ठीक है। अभी 14th क्वेश्चन दिया क्या है, सनाया अ क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। इंजॉय लर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ के इंजॉय कर रहे हो ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। कई बच्चे ऐसे जो मुझसे ये बोलते हैं कि मैम स्कूल में क्लासेस छूट जाती हैं, स्कूल में हम पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, है ना, क्लासेस हमारी मिस हो जाती है, मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा दो, आईटी पढ़ा दो, एआई पढ़ा दो, सीएस पढ़ा दो। तो आप ऑनलाइन इंजॉय करके अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, आप किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो। स्कूल में बाउंडेशन होती है कि आपको प्रॉपरली रेडी होकर जाना है और जो है एक प्रॉपर एटमोस्फेयर आपको, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो वही बताया है कि सनाया क्लास 10th की स्टूडेंट है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रही है। नाउ व्हाट इज द अप्रोच ऑफ स्टडिंग कॉल्ड, इस अप्रोच को हम क्या कहेंगे जिसके थ्रू वो पढ़ाई कर रही है। एंड मेंशन द 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस अप्रोच। भाई सीधे सीधे पूछ लेना था ना कि ई लर्निंग और उसके एडवांटेजेस बता दो,
मैंने आपको वेब सर्विसेज तो समझाई है, हर एक वेब सर्विस इंपॉर्टेंट है, क्लियर करा था आपको कि ई लर्निंग, ई ग्रुप्स, है ना, और चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, राइट, ऐसे कुछ हमने ई वेब सर्विसेज पढ़ी है जो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी वेब सर्विस आएगी तो ये देखो इस तरीके से आएगी, ई लर्निंग, और उसके 2 एडवांटेजेस बताने हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेब एड्रेस? वेब एड्रेस किसको कहते हो? यूआरएल को कहते हो, है ना, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये वेब एड्रेस की जगह आपसे यूआरएल भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एड्रेस? तो वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस कैसे डिफर करता है ना, या ईमेल एड्रेस या ईमेल का जो एड्रेस होता है, यूआरएल जो होती है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो ध्यान रखना, ईमेल @ से सेपरेट होता है, यूआरएल में कोई @ सिंबल नहीं होता, ये www से स्टार्ट होता है और .nic.in इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके स्पेसिफिक सर्वर्स होते हैं जहां पे इसको क्रिएट करते हो, वेबसाइट्स होती हैं। डन, चलिए आगे बात समझ में। अब आंसर लिखने का तरीका देखो, तो सनाया क्लास 10th स्टूडेंट वो ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग अप्रोच का यूज कर रही है जिसको डिजिटल लर्निंग कहते हैं, नाम बताना था बस। 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, अब इतना तो लिखकर आ ही सकते हो आराम से, जो आपको अच्छा लगे वो एडवांटेजेस लिखे आना, ठीक है। और वाला क्वेश्चन बोला है कि यूआरएल क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है, तो वेब एड्रेस इज अ यूआरएल व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट टू वेबसाइट। इंटरनेट पर, सर्वर पर बेसिकली जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, जिस नाम से लोकेट होती हैं, जिस नाम से वो जो है स्टोर होती हैं, वो नाम यूनिक होता है, फिक्स्ड होता है, बदलता नहीं है बार बार। cbse.nic.in एक बार जो क्रिएट हो गया, बार बार बदल रहा है क्या नाम? नहीं, फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म है मतलब, ठीक है। और जिस जगह लोकेटेड है वेबसाइट पे तो वो उसका वेब एड्रेस हो गया, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। It is used to locate a website while an email address is used to send or receive mails। तो URL वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वेबसाइट को स्टोर करने के लिए यूज होती है किसी नाम से, और ईमेल जो है वो हर एक यूजर का इंडिविजुअल ईमेल होता है मेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए। और यहाँ पे चाहो तो एक पॉइंट और लिखकर आ सकते हो कि एक मेल का एड्रेस लिखकर आ सकते हो, लाइक bg14@gmail.com, ठीक है। और एक आप लिख देना www.cbse.nic.in, तो ये URL और ये आपके ईमेल एड्रेस का हो जाएगा एग्जाम्पल भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 15th वाला, तो 14th वाला और में ध्यान रखना। आरव इज डिजाइनिंग अ वेब पेज एंड वांट्स टू सेट द बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर। अब ये HTML का क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली समझना। आरव एक वेब पेज को डिजाइन कर रहा है एंड व्हाट ही वांट टू सेट द बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर, भाई है ना, अपने वेब पेज का जो वेबसाइट बना रहा है उस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर बदलना है और साथ में बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्स्ट लिखेगा वो टेक्स्ट कलर भी बदलना है। जनरली आप देख सकते हो इस स्लाइड में ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर का टेक्स्ट है, तो ऐसा ही उसे कुछ बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर सेट करना है। सो अब इसके लिए क्या कोड होगा HTML में, बताओ कौन सा एट्रीब्यूट होंगे जो आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमने एक MCQ देखा कि मैम बॉडी टैग इज द टैग, ओनली टैग, जिसमें हम क्या करते हैं, वेब पेज के स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं कि वेब पेज में बीजी कलर की मदद से तो आप कलर बता दोगे। मान लो बीजी कलर मैंने ब्लैक सेट कर दिया और इस पर जो आपको कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, वो आप टेक्स्ट के थ्रू बताओगे। टेक्स्ट के थ्रू आपने सपोज व्हाइट कलर सेट किया है तो वो व्हाइट से सेट हो जाने वाला है। सो दिस इज द way through which we can add the colors, okay? So Arav can use BG color attribute set the background color and text attribute set the text color in HTML, understood? Body tag में BG color yellow, text red, उसने yellow background पे red color का text add on किया हुआ है, ठीक है। हम इस तरीके से कोई भी कलर यूज कर सकते हो, इनफैक्ट आप कलर कोड भी यूज कर सकते हो। कलर कोड पता है ना, जो हेक्साडेसिमल कोड होते हैं, ठीक है, 0 to 9 और A to F में होते हैं। अगर मैं FFF इस तरीके से 6 डिजिट में होते हैं, इसका यूज करूं तो शायद ये ब्लैक या व्हाइट का होता है, ठीक है। 000 FF ऐसे कुछ कोड्स होते हैं बेटा, ठीक है, जिसकी टेबल मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है जब मैंने वीडियो बनाया था। नाउ 16th क्वेश्चन देखो, 14th वाला और में आएगा, चॉइस में आएगा, 16th भी चॉइस में आएगा, ठीक है। तो 14th और 16th क्वेश्चन में आपको मिलेगी चॉइस। आराम से दोनों क्वेश्चंस पढ़ना, आराम से सोचना कि किसका आंसर आप ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हो। 2 घंटे सफिशिएंट है इस पेपर को देने के लिए बेटा, लिमिटेड लिखना लेकिन सॉलिड लिखना, कि एग्जामिनर अगर पढ़े तो मार्क्स नहीं काट पाए आपके। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे आपको चॉइस फिर मिल रही है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स इन एन HTML टेबल, प्रोवाइड्स एन एग्जांपल। देखो भाई, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन हमेशा आता है, सेल पेडिंग और आपके सेल स्पेसिंग उसमें भी डिफरेंस हमेशा आता है, एवरी टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार्क कर लो। कैसे भी पूछ लेंगे, डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे, कोड में पूछेंगे, अभी आगे आएंगे कोड वाले क्वेश्चन जहां पे ये पूछा जाता है 100%। टेबल से अगर कोई क्वेश्चन बना तो रो स्पैन कॉल स्पैन के बिना तो बनता ही नहीं है,
अभी रो स्पैन कॉल स्पैन पता है ना। अगर आप यहाँ पे इन रो को मर्ज करना चाहते हो तो रो स्पैन, और अगर आप इन कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हो तो कॉल स्पैन, इसके लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देना है आपको। नाउ श्रुति वांट्स टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑन हर वेब पेज। अब श्रुति को नंबर्ड लिस्ट बनानी है अपने वेब पेज में। अब आपको पता है नंबर्ड लिस्ट के लिए हम OL टैग यूज करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको कहते हो आप। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट। OL के दो एट्रीब्यूट होते हैं, पहला होता है टाइप और दूसरा होता है स्टार्ट। टाइप आपको किस टाइप की ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, 1 2 3 से बनानी है, रोमन नंबर्स में बनानी है, ABCD से बनानी है, कैपिटल ABC से बनानी है, वो टाइप में डिफाइन करोगे। अब ये लिस्ट आपको स्टार्ट कहां से करनी है। जनरली डिफॉल्ट तो 1 से स्टार्ट होता है, I से A से स्टार्ट होती है। आपको 5 6 7 से स्टार्ट करना है, आपको 9 10 11 से स्टार्ट करना है, आपको कहां से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट पोजीशन यू विल मेंशन हियर। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। So first of all explain the purpose of row span and call span। ध्यान से देखो, row span attribute in HTML used in a table to allow a cell to span in multiple rows, for example TD row span 2 and data। ठीक है, now call span attribute in HTML used to allow a cell to span across multiple columns, example TD call span 2 और data। for example कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया है, तो अब आप देख पाओगे यहाँ पे कि ये जो रो है वो 2 रो में मर्ज होके शो हो रही है रो स्पैन 2 की मदद से। और सिमिलरली अगर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया यहाँ पर, आप देख पाओगे, तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा हुआ है डेटा, है ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर डेटा, तो अब आप देखो ये 2 कॉलम्स मर्ज यहाँ पे हो गए, ये दो कॉलम है ये मर्ज हुए हैं। तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ रो स्पैन एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन। समझ में आ गई बात अच्छे से। ठीक है, इन सभी के प्रैक्टिकल्स मैंने करवाए हुए हैं, आपको मिलेगा आराम से। अब और वाला क्वेश्चन देख लो। श्रुति वांट्स टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑन हर वेब पेज। नंबर्ड लिस्ट बनानी तो ऑब्वियस सी बात है मैम OL टैग यूज करेंगे। तो OL टैग में आपको टाइप इज इक्वल्स टू बताना होगा। सपोज टाइप आपको अल्फाबेटिकल लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कहां से करना है, तो स्टार्ट में आप बता सकते हो कि आपको स्टार्ट करना है इसको 6 से या 8 से। ठीक है, तो ये ABCDEFG से स्टार्ट होगी ये लिस्ट बनना। ठीक है, स्टार्ट पोजीशन यू विल मेंशन। सी हियर टाइप इज इक्वल्स टू I बता दिया, तो रोमन नंबर्स में आपकी लिस्ट बनेगी, और स्टार्ट कर रहे हो आप 4 से, तो इस तरीके से ये स्टार्ट होगी लिस्ट, 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, और ये आपको सिंगल इन्वर्टेड में या डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखना होगा। डन, आगे बात समझे। तो टाइप एट्रीब्यूट डिफाइंस द स्टाइल ऑर्डरिंग ऑफ द लिस्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लिस्ट आइटम। क्लियर हो रहा है। तो देखो एक एक लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि मैम ये जो क्वेश्चंस है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है। 2-2 नंबर में ये आपसे 1 नंबर का पूछा जा रहा है और ये कोड भी आपसे 1 नंबर का पूछा जा रहा है। तो सफिशिएंट आंसर आपको लिख कर आना है, बहुत भर भर के नहीं लिख कर आना है। सेक्शन बी का 17 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, 16 और 14 में आपको चॉइस मिली है। ध्यान रखना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइपरलिंक इन HTML पेज। अभी HTML के क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि मैम यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। HTML में हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है, एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ HREF एट्रीब्यूट विद द एग्जाम्पल। अभी लिंक करना, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना, एक पेज में मल्टीपल सेक्शन से किसी सेक्शन को लिंक करना, इसके लिए हम यूज करते हैं हाइपरलिंक का A एंकर टैग, और इसमें एक एट्रीब्यूट यूज होता है दैट इज HREF। बिना इस HREF के इस एंकर टैग को यूज नहीं कर सकते हो। HREF में हम बताते हैं हाइपरलिंक का रेफरेंस, कि किस हाइपर टेक्स्ट को, किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, किस पेज को आप रेफरेंस करने वाले हो इस एंकर टैग में, इस पेज में। ठीक है, सपोज मान लो 1.html नाम का एक पेज बनाया हुआ है और क्लिक हियर मैंने लिखा हुआ है, क्लिक हियर। अब जैसे ही यूजर क्लिक हियर पे क्लिक करेगा तो वो इस 1.html पेज पे पहुंच जाएगा। दिस इज नोन एज लिंकिंग। तो HREF इज यूज्ड एज हाइपरटेक्स्ट रेफरेंसिंग। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ हाइपरलिंक टू लिंक वन पेज टू अनदर। HREF एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लिंक डेस्टिनेशन, कि एक पेज दूसरे पेज से जो लिंक होने वाला है, तो दूसरा पेज एक्चुअली कौन सा होगा जिसको आपको लिंक करना है। अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए बढ़ जाए आगे। तो HREF देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पेज ओपन होगा दैट इज example.com, और क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के एक वेब पेज होगा जहां पे क्लिक हियर लिखा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये example.com वाला दूसरा पेज ओपन होगा। ये example.com या .html वाला पेज होगा। .com से आप वेबसाइट पे चले जाओगे।
ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, जिसमें आप किसी एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहे हो। आप किसी एक पेज में मल्टीपल सेक्शन को भी लिंक करवा सकते हो, दिस इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग, जो एक ही पेज में लिंक करने पर होती है। मान लो क्लिक हियर पे क्लिक करा तो आप सेक्शन बी पर आ गए, ये पेज थोड़ा लेंथी था, क्लियर हो रहा है, तो बात समझ में आ रही है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप की लिंकिंग होती है। अभी 18th क्वेश्चन पे आ चुके हैं सेक्शन बी का, यहां भी आपको चॉइस मिलेगी बेटा, ठीक है, ए और बी में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बहुत ध्यान से समझना। एन इनकम्प्लीट HTML कोड ऑफ वेब पेज इज गिवन बिलो, फिल इन द एम्प्टी स्पेसेस इन द स्टाइल टेग टू मीट द स्पेसिफिकेशन गिवन। बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। एक HTML कोड दिया हुआ है, ठीक है, फिल इन द एम्प्टी स्पेसेस। अब आपको कोड यहां नहीं लिखना है, कोड लिखा हुआ है, बस ये जो खाली स्पेस आपको दिख रही है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, बस इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो अब ये ब्लैंक कैसे फिल कर पाओगे जरा जल्दी बताओ। जब आपको कोड आता होगा, और कोड आएगा कैसे, उसके लिए आपको देखनी होगी वीडियोस, उसके लिए करना होगी प्रैक्टिकल्स। तो वीडियोस अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो, है ना। कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया है HTML के पेपर में, बट हाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है। पिछली बार कम था, डायरेक्ट क्वेश्चन कम थे, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन और कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा हैं, जिसको कॉम्पिटेंसी या एग्जाम्पल बेस्ड कह रहे हो, ठीक है। तो HTML में आ गए आप हेड पर, और हेड टैग में टाइटल में लिखा हुआ है CSS डेमो। स्टाइल के अंदर आ जाते हो, स्टाइल टैग में हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर क्या, इंटरनल स्टाइल्स। देखो बॉडी के अंदर लिख रहे हो आप येलो, तो स्टाइल में बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कौन सा जो एट्रीब्यूट है ना, प्रॉपर्टी है, वो लिखते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। H1 हेडिंग स्टाइल के अंदर लगाया हुआ है रेड और एरियल, तो अगेन यहाँ पे आप फॉन्ट बता रहे हो और साथ ही फॉन्ट का कलर बता रहे हो, हेडिंग का फॉन्ट और हेडिंग का फॉन्ट कलर। तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पी टैग, दैट मीन्स पैराग्राफ स्टाइल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे पैराग्राफ का जो टेक्स्ट साइज है वो हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है। देन स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, हेडिंग और पैराग्राफ कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये एक इंटरनल स्टाइल हमने यहाँ पे CSS, इंटरनल CSS का यूज किया हुआ है। अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए अब बताना है कि बैकग्राउंड कलर वेब पेज येलो सेट करना है, हेडिंग आपको शुड हैव रेड एंड कलर जो है फॉन्ट जो है एरियल फॉन्ट यूज करना है, जो मैंने वहां बताया। पैराग्राफ में आपको 16px का फॉन्ट साइज रखना है। तो आपको अच्छे से पता है कि बीजी कलर इज यूज्ड टू चेंज द कलर, लेकिन ये यूज होता है बॉडी टैग में। अगर मैं बॉडी CSS की बात करती हूँ, प्रॉपर्टी की, बॉडी टैग की CSS प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, तो इट्स बैकग्राउंड कलर, और इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज यूज होता है, दोनों ध्यान रखना। अगर मैंने बॉडी टैग की बात करी तो बीजी कलर इज यूज टू चेंज द कलर, और वही सेम चीज अगर मैं बॉडी सिलेक्टर की बात करती हूं और यहां पे यदि मुझे यही सेम चीज लिखनी है तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगी, बैकग्राउंड हाइफन लगा के लिखूंगी, यहां पे कलर, कॉलन लगा के लिखूंगी रेड। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। दिस इज बॉडी टैग जो कि हमने HTML में यूज किया, और ये जो है आपका CSS का कोड है, ठीक है, ये किसका कोड है, CSS का। अब अगर यहाँ पे बैकग्राउंड की कलर की बात कर रहे हैं, बीजी कलर, अगर बैकग्राउंड इमेज की बात करते तो मैम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज कर लेते, और यहाँ पे यदि इमेज की बात करते तो क्या होता, इस कलर की जगह पर आपको लिखना होता इमेज। तो आप इमेज में पाथ देते हैं, URL देते हैं, ठीक है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर यूज कर लिया। दूसरा क्या था, देखो दूसरा था आपका यहाँ पर जो हेडिंग है, उस हेडिंग में आपको जो है फॉन्ट कलर सेट करना है और फॉन्ट का टाइप सेट करना है। तो यहाँ पे आपने हेडिंग के लिए फॉन्ट कलर के लिए कलर यूज किया है, और फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए फेस नहीं यूज हो रहा है, फॉन्ट का फेस एट्रीब्यूट यूज नहीं होगा, फॉन्ट फैमिली यूज होगा, जिसमें आप अलग अलग एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, सेरिफ जो आपको सेट करना है वो सेट कर सकते हो। और बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें आपको पैराग्राफ टैग में जो साइज देना होता है तो उसके लिए आप फॉन्ट साइज का यूज करते हो, फॉन्ट हाइफन साइज, इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो बेटा जी CSS की प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेना, CSS की प्रॉपर्टीज ही हैं जो आपसे पूछी जाती है। HTML का कोड CSS में कन्वर्ट कर दो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अब या तो वो क्वेश्चन कर लेना, है ना, 4 लाइन में आंसर लिखना है, प्रॉपर्टीज याद करिए तो आराम से लिख दोगे, या फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। यहां भी क्या करना है, यहां भी आपको फिलअप को ही फिल करना है। अब ये जो फिलअप है वो कैसे दिए हुए, ध्यान से देखो। निशा क्लास 10 स्टूडेंट इज डिजाइनिंग एन HTML पेज टू डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ हर प्रोजेक्ट। शी राइट्स द फॉलोइंग कोड।
अब निशा को क्या करना है, अपने क्लास 10 प्रोजेक्ट के लिए उसे एक HTML पेज बनाना है, जैसे कि आपको भी दिया होगा अपने टीचर ने। तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट समझ गए। ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग की मदद से बना दोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब वही डेफिनेशन लिस्ट जिसके लिए आपको DL DD DT टैग का यूज करना होगा। ये ध्यान है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है जी। आगे देखो कोड क्या लिखा हुआ है, BG कलर लाइट ग्रे सेट किया हुआ है, हेडिंग 2 में इंडियन सिटी सेट किया हुआ है, और इन्होंने जो डेफिनेशन लिस्ट बनाई हुई है उस डेफिनेशन लिस्ट में पहला मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स, कोलकाता, और इसके लिए यहाँ पे एक लाइन 1 लिखी हुई है कमेंट में, तो वो यहाँ क्या आएगी आपको बताना है ना। ये लाइन 1 को लिखने के लिए आप क्या सेट करोगे, ठीक है। दूसरा पॉपुलर सिटीज इन इंडिया P टैग में लिखा हुआ है, तो OL में टाइप के आगे आप क्या वैल्यू लिखोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट किस टाइप की हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग आपको बताना है। स्पेसिफिकेशंस आर हियर, है ना। स्टार्ट कहां से करना है, ये लाइन 2 का कमेंट होगा, ये लाइन 3 यहां पर होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कोड लाइन 1 टू लाइन 1 एट द डिस्क्रिप्शन द सिटी ऑफ जॉय। लाइन 1 में हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे द सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। लाइन 2 में आपको जो सेट करना है ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप, वो है रोमन नंबर्स, ठीक है। स्टार्ट एट 5, रोमन नंबर 5 से स्टार्ट होना चाहिए, तो टाइप सेट करोगे I और स्टार्ट सेट करोगे 5 से स्टार्ट हो। लाइन 3 में आपको जो ऐड करना है वो है अनदर सिटी नेम दैट इज चेन्नई, चेन्नई को ऐड करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो कौन सा टैग यूज होगा, LI टैग यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ पे DD टैग में लिख दिया सिटी ऑफ जॉय, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और टाइप हमने बता दिया रोमन नंबर, कैपिटल स्मॉल कैसे भी बता सकते हो, वहां नहीं लिखा है। नाउ स्टार्ट 5 से करना है तो 5 लिख दिया, और लिस्ट टैग में आ जाएगा अगला एलिमेंट दैट इज चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट टैग आएगा चेन्नई के लिए, यहाँ टाइप और स्टार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे लाइन 1 में आपका जो कंटेंट था वो आ जाएगा DD टैग में, ठीक है। याद रखना डेफिनेशन के लिए यूज होता है आपका DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट बनाते हो, DD टैग डेफिनेशन का डेटा डिफाइन करते हो, ठीक है। और डेफिनेशन की टर्म्स डिफाइन करनी होती है तो DT टैग यूज होता है। क्लियर। चलिए 19th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। रवि इज ट्राइंग टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑन e-commerce website. He sees that the website's URL starts with HTTP. Should he continue with the payment? Give reasons to support your answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछ सकते थे आपसे, लेकिन इसको कॉम्पिटेंसी लेवल पे बना दिया, प्रैक्टिकल लेवल पे बना दिया कि रवि जो है वो एक ऑनलाइन पेमेंट ट्राई कर रहा है ई-कॉमर्स वेबसाइट से। मान लो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, उसने कुछ परचेज किया तो वहां पे उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ही सीज दैट वेबसाइट्स URL स्टार्ट्स विद HTTP। अब उसने ये देखा कि ये जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसकी जो वेबसाइट स्टार्ट हो रही है विद दी प्रोटोकॉल दैट इज HTTP, ठीक है। सो शुड ही कंटिन्यू विद द पेमेंट। अब HTTP के साथ क्या उसको पेमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, यस और नो। अगर करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों, दोनों आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, सपोर्ट योर आंसर। तो बेटा जी सबसे पहली बात तो ये कि HTTP लेस सिक्योर होता है और HTTPS मोर सिक्योर होता है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, जैसे आप कोई पेमेंट कर रहे हो या स्ट्रॉन्ग ID पासवर्ड अपने शेयर कर रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या हो, पैडलॉक साइन के साथ में लॉक्ड हो और S आगे लगा हो, दैट इज सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, हाइपरटेक्स्ट सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ही आपके जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो। अदरवाइज वो वेबसाइट आपकी फेक वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है। सो रवि शुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज इट इज द HTTP प्रोटोकॉल, है ना, बिकॉज द URL स्टार्ट विद HTTP बिकॉज इट इज नॉट सिक्योर। HTTP इज सिक्योर फॉर सेफ ट्रांजेक्शंस। डन। सेक्शन C पर आ गए। अभी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो अच्छे से क्लियर हो गया मैम, कोई डाउट नहीं है। अब जो क्वेश्चंस आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे, अगले 4 क्वेश्चंस स्क्रीन पर आने वाले हैं जो 3 नंबर के हिसाब से आएंगे। 2 नंबर के हिसाब से तो क्लियर हो गया ना। चलो अगले 4 क्वेश्चंस में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ, द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट कंटेन एरर। अभी आप सोच रहे हो क्या मैम ऐसा क्वेश्चन आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा। गलत लिखा रहेगा कोड, सही करो। कोड लिखा रहेगा आउटपुट बता दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। या फिर कोड लिखा है तो एरर बता दो, जैसे कि यहां पर है, ठीक है। आपको बताना है कि अंडरलाइन करके और इसका करेक्ट क्या होगा। एरर भी बताओ और इसको करेक्ट कैसे करोगे वो सही कोड भी बताओ, ठीक है। तो AHREF HTTPS www.education.gov.in कलर इज इक्वल्स टू पर्पल, क्लिक हियर। ए टैग को क्लोज कर दिया। ये आपका कोड है यहां से यहां तक। होपफुली कोड देख लिया, समझ में आया। द कलर ऑफ हाइपरलिंक व्हेन इट्स क्लिक्ड शुड बी पिंक। हम यहां पे हमने लिखा हुआ है कि ए कलर पर्पल है ना, मतलब जो एक्टिव लिंक है उसका कलर क्या होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए। बट जैसे ही क्लिक कर रहे हो तो इसको क्लिक करते समय तो पिंक पर्पल लिखा हुआ है लेकिन पिंक हो जाना चाहिए, राइट। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, कलर बदल दोगे मैम। तो यहाँ पे हमने बॉडी टैग में लिख दिया ए लिंक इक्वल्स टू पिंक, क्योंकि HREF में ए कलर नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है।
ए लिंक, वी लिंक अभी स्टार्टिंग में ही बताया है ना। ए लिंक, वी लिंक, लिंक नाम के एट्रीब्यूट सही होते हैं, कलर का, लिंक का कलर यदि आपको बदलना है। और बाय द वे आप इसको इस तरीके से यूज करोगे, डबल इन्वर्टेड में आपको लिखना होगा, ठीक है। यहां देखो ये डबल इन्वर्टेड में भी नहीं लिखा है, जब भी यूआरएल लिखते हो तो इट विल बी इन डबल इन्वर्टेड, राइट। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल टैग में लिखा है फॉन्ट इज इक्वल्स टू, भाई टाइटल में फॉन्ट की जरूरत पड़ती है क्या? माय वेब पेज और टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल के एट्रीब्यूट्स आपने पढ़े हैं, मैंने बताए थे आपको क्या होता है, फॉन्ट वाला एट्रीब्यूट होता है क्या? नहीं होता है टाइटल में। द वेब पेज टाइटल शुड बी माय वेब पेज विदाउट एनी फॉन्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट के बिना होना चाहिए, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, बिना फॉन्ट के। अंडरस्टूड। फॉन्ट टाइप एरियल, साइज इक्वल्स टू 12। फॉन्ट में टाइप बता रहा है कि एरियल होगा और साइज बता रहा है 12 होगा। पहली बात तो फॉन्ट में कभी भी टाइप यूज नहीं होता है, इसके बिना भी पेपर नहीं बनता, आता है ये क्वेश्चन। फॉन्ट में टाइप की प्लेस पे यूज होता है फेस। फॉन्ट का फेस, साइज, कलर, तीन ही एट्रीब्यूट होता है, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर। फेस बताता है एरियल टाइम्स न्यू रोमन, कैसा फॉन्ट आपको रखना है। यहाँ पे वही बताया कि साइज 12 रखना है, फॉन्ट का जो टेक्स्ट है वो एरियल होना चाहिए। तो क्या लिखोगे आप? फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू एरियल, साइज इक्वल्स टू 12। अंडरस्टूड। तो करेक्शन के साथ में समझ में आ गया, क्या एरर है वो भी क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे 21st क्वेश्चन की तरफ। सुचिता इज एग्जामिनिंग अ यूआरएल। सुचिता ने एक यूआरएल को देखा, दैट इज https www.data.gov.in and has a few questions, ठीक है। हेल्प हर बाय प्रोवाइडिंग आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसने इस यूआरएल को देखा, एग्जामिन किया और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करना है। पहला, विच पार्ट ऑफ यूआरएल रिप्रेजेंट द प्रोटोकॉल। इस यूआरएल में कौन सा पार्ट है जो प्रोटोकॉल को बता रहा है? तो मैम सामने ही दिख रहा है कि https इज द प्रोटोकॉल। कोई भी यूआरएल जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे, वेब ब्राउजर से कनेक्ट हो पाओगे। दूसरा होता है यहाँ पे यूजर नेम, वेबसाइट का यूजर नेम क्या है। और तीसरा आ जाता है यहाँ पर यूजर नेम या डोमेन नेम बोल सकते हो आप, इसको यूजर नेम नहीं बोलोगे, आप इसको डोमेन नेम कहोगे। दूसरा आ जाता है यहाँ पर पाथ, थर्ड, कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको क्या एक्सेस करना है। मान लो कि मैं सीबीएसई की वेबसाइट को एक्सेस कर रही हूं, तो https इज द प्रोटोकॉल और यहां पे हम यूज कर रहे हैं www.cbse.nic.in। अब इसके अंदर हमें जाना है किसमें मैम? मेन में जाना है हमें, नोटिफिकेशंस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाथ, ये हो जाएगा डोमेन नेम और https हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो बता दो यहाँ पे क्या है यूआरएल में प्रोटोकॉल, दैट इज https। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s इन http? http में इस s का क्या मतलब होता है? http में s का मतलब होता है सिक्योर, जो क्या करता है? आपके ट्रांजैक्शन को सिक्योरली करता है। अब ये सिक्योर कैसे होता है? क्योंकि ये यूज करता है एनक्रिप्शन टेक्निक को, और ये एनक्रिप्शन कैसे पॉसिबल होता है? SSL के थ्रू, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। मतलब कि HTTP लेस सिक्योर होता है क्योंकि इसमें कोई भी SSL टेक्निक, एनक्रिप्शन टेक्निक यूज नहीं होती है। ये HTTPS तब बनता है जब इसमें SSL को यूज किया जाता है, तब जाके ये HTTPS बन जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल की मदद से, जिसमें डेटा आपका एनक्रिप्टेड वे में ट्रांसफर होता है। अगर बीच में आपका डेटा हैक भी हो जाता है तो इन दैट केस वो हैकर के लिए काम का नहीं होता है, क्योंकि वो बदल चुका होता है ना। और वो डिक्रिप्ट कहां होता है? जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तभी उसी के पास उसका एक्सेस होता है, ठीक है। व्हाट डू द ऑब्जर्व एब्रिविएशंस ऑफ यूआरएल एंड www? लो भाई फुल फॉर्म बता दो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इट इज वेरी इजी। देखो तो आंसर यही लिख कर आना है, https इज द प्रोटोकॉल, S signifies the transmission over the network is secure, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नॉट लोकेशन, बहुत से बच्चे इसको लोकेशन कर देते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नाउ अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है देखो, ओके इसका और का क्वेश्चन भी देख लो। कहाँ चले गए हम? पीछे जाएं, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया। 21 22 पे आ गए। 22 वाला क्वेश्चन 3 नंबर का है, चॉइस में दिया हुआ है ना। 12, 14, 16, 18 और 22, ये जो इवन नंबर्स है, ये सारे क्वेश्चंस आपको और में मिल रहे हैं। राइट सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन अ वेब पेज। इस बार से सीबीएसई ने अलग से एक चैप्टर कर दिया, सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया था, है ना, चैप्टर बदले थे, कंटेंट वही है, चैप्टर्स में बदलाव किए हैं, है ना, कंटेंट सेम है। HTML पार्ट 1 में आपको लिस्ट तक दिया हुआ है, पार्ट 2 में टेबल, इमेजेस, लिंक दिया हुआ है। HTML का जो पार्ट 2 है उसमें आपको HTML फॉर्म्स और ऑडियो वीडियोस भी दिया हुआ है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये ऑडियो वीडियो का क्वेश्चन है। और इसी के साथ में और में दिया हुआ है व्हाट इज द हाइपरटेक्स्ट लिंक। हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है?
और हाइपरलिंक को क्रिएट कैसे करते हो अगर आपको किसी एक्सटर्नल वेब पेज को क्रिएट करना है, मतलब एक्सटर्नल लिंक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन कैसे लिख कर आओगे 3 नंबर के हिसाब से। सबसे पहले आपको HTML कोड लिखना है एम्बेडेड वीडियो के लिए, है ना, वीडियो के लिए और ऑडियो के लिए, दोनों के लिए। तो ऑडियो और वीडियो टैग यूज होते हैं। इसके अलावा एंकर टैग की मदद से भी आप ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हो। 2 से 3 तरीके होते हैं, तीनों मैंने आपको बताए हुए हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप चाहो तो दोनों तीनों तरीके लिखकर आ जाओ, कौन से पैसे लग रहे हैं, लेकिन लिखकर आओगे तो आपका ही प्लस पॉइंट होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे ऑडियो और वीडियो टैग को भी लिख सकते हो। देखो मार्क्स कोई नहीं काटेगा क्योंकि आप करेक्ट लिख रहे हो। हाँ, ऐसा मत करना कि ऑडियो लिखकर आ गए वीडियो छोड़ दिया है, वीडियो लिखकर आ गए ऑडियो छोड़कर आ गए, दोनों ही लिखना है। 1.5 के हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं वीडियो टैग की बात करती हूँ तो वीडियो टैग में कंट्रोल्स नाम का ऑप्शन यूज करना होता है, क्योंकि ये जो प्ले पॉज के जो बटन्स होते हैं ना, इन्हीं को कंट्रोल्स कहते हैं, नहीं तो ये कंट्रोल विजिबल नहीं होंगे। SRC में कौन सी वीडियो प्ले करनी है भाई, वो वीडियो पहले आपके सिस्टम में होनी चाहिए। उस वीडियो फाइल का नाम लिखना है, .mp4 या .wav किस एक्सटेंशन के साथ होगी, वीडियो टैग को क्लोज कर देना। वैसे सेम ऑडियो होता है, ऑडियो के भी कंट्रोल्स होते हैं। ऑडियो कौन सी ऑडियो फाइल है पहले आपके सिस्टम में होनी चाहिए, फिर आप उसका पाथ यहाँ पे प्रॉपर्ली देते हो, प्रॉपर पाथ आपको विजिबल करना होगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। और में दिया हुआ है व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट लिंक, राइट द HTML कोड टू क्रिएट द एक्सटर्नल लिंक। तो हाइपरटेक्स्ट लिंक किसी भी टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो को आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। करंट डॉक्यूमेंट में भी लिंक कर सकते हो, दूसरे किसी डॉक्यूमेंट में भी लिंक कर सकते हो। उसके लिए यूज करते हैं एंकर टैग। HREF में हम उस सेक्शन का नाम लिखेंगे या फिर हम यहाँ पे उस पेज का नाम लिखेंगे जिसको आपको एज ए एक्सटर्नल लिंक ऐड करना होगा, ठीक है। अगर आप इंटरनल लिंक यूज करते हो तो एक नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हो। HREF के साथ क्या यूज करते हो, एक नेम नाम का एट्रीब्यूट भी यूज करते हो। ये इंटरनल लिंकिंग में यूज होता है क्योंकि यहाँ पे उस सेक्शन का नाम हमें बताना होता है। दिस इज द डिफरेंस ओनली। इसका भी क्वेश्चन आता है। अभी 23 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग, ये जो बेसिक टैग्स पर बेस्ड क्वेश्चन से सारे समझ में आ रहे हैं। चलो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए। राघव wants to add the following text to a web page. Help him by writing the suitable HTML statements for the following. राघव जो है उसे वेब पेज डिजाइन करना है, उसमें उसको कुछ टेक्स्ट को ऐड करना है। नाउ अब आपको यहाँ पे बताना है कि इस टेक्स्ट को वो कैसे ऐड करेगा। देखो ये CO2 नीचे है ना, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, डोंट वरी। साइंस तो सबने पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो यही होता है ना फॉर्मूला CO2, अच्छे से पता है, ठीक है। मैथ्स भी पढ़ा है सबने, x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर ऊपर होता है, ठीक है। a की पावर 4, a की पावर 5, तो यहाँ पे भी पावर ऊपर है। तो बेटा जी याद रखो 2 टैग होते हैं, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, है ना, सुपर स्क्रिप्ट, और एक होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर मीन्स ऊपर, याद रखना। तो यहाँ पे जो भी लिखोगे वो ऊपर जाएगा, ठीक है। मीन्स की यदि मैंने बात किया यहाँ पे 1x और यहाँ लिख दिया 2 और इस सुपर स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा मैम कि यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा x², ठीक है। और यदि मैं सबस्क्रिप्ट की बात करती हूँ और सबस्क्रिप्ट में मैंने सेम x लिखा है, 2 लिखा है और इसको सबस्क्रिप्ट में इनक्लोज किया हुआ है, SUB, सुपर मीन्स ऊपर, सबस्क्रिप्ट मीन्स नीचे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा x की पावर 2 नीचे बेस में। तो बेस लाइन से पावर ऊपर शो करवाना है या बेस लाइन से आपको कंटेंट नीचे शो करवाना है, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग यूज होता है, ठीक है। दोनों समझ में आ गए। तो अब यहाँ पे क्या कोड लिखोगे, देखो CO2 के लिए लिखोगे CO एज इट इज। अब ये 2 आपका कैसे शो होगा, नीचे शो होगा, तो सबस्क्रिप्ट टैग में लिखा है। और यहाँ पे x + y में 2 ऊपर शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस 2 को सुपर स्क्रिप्ट में लिख दिया, ठीक है। a की पावर 4 भी ऊपर शो हो रही है, तो इसको भी सुपर स्क्रिप्ट टैग में 4 लिखा हुआ है। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई। चलो बढ़े आगे। अब आगे सेक्शन नंबर डी एंड देन सेक्शन नंबर ई। यहां जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप जो कि 4 नंबर का होगा। ध्यान रखना सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है वो HTML का ही क्वेश्चन होगा, पेपर में भी मिलेगा। तो लॉन्ग आंसर स्पेसिफिकली जो आपके बनेंगे ना, वो आपके ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे HTML से ही बनेंगे। सेक्शन ई में भी आपको एक क्वेश्चन HTML का मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन ई में जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको HTML और साथ में आपको मिलेगा एक साइबर एथिक्स का। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो नेटवर्किंग से कोई लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, लॉन्ग आंसर आएंगे आपके यूनिट 2 और 3 से, HTML और साइबर एथिक्स से। ये ध्यान रखना, ये काम की बात है जो आपको बताएगी अपने स्मार्ट वर्क को कैसे करना है, अब पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है। और सारी प्रैक्टिस में करवाऊंगी, तो डोंट पैनिक अबाउट दैट कि मैम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सैंपल पेपर तो समझ में आ चुका है। तो एक कॉन्फिडेंस अब बिल्ड हो रहा होगा ना कि क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अब बस ऐसे ही क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। लास्ट ईयर के पेपर, सैंपल पेपर सब सॉल्व करवा दूंगी ताकि आपका पेपर एकदम 100 में से 100 जाए,
ठीक है, चलो 24th क्वेश्चन सेक्शन सी 4 नंबर के लिए आ चुका है स्क्रीन पर। राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो। बेटा देखो यहां पे दी हुई है एक टेबल, ठीक है, अब इस टेबल के हिसाब से कोड आपको लिखना होगा और उसके लिए स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले टेबल देख लो, 3 कॉलम्स है और 4 रोज मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसमें चौथी रो में यहाँ पे लगा दिया इन्होंने कॉल स्पैन, 4th रो में क्या लगा दिया यहाँ पे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब 2 कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं मैम यहाँ पर। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले देखो इसके अलावा मैम यहाँ पर टेबल की हेडिंग सेट की हुई है TH के थ्रू। यहाँ पे ये टेबल की हेडिंग है ना, ये टेबल की हेडिंग सेट की हुई है और ये टेबल का कैप्शन सेट किया हुआ है, तो हम इसको कैप्शन से भी सेट कर सकते हैं या आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 H1 टैग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, कैप्शन टैग से हम टेबल का टाइटल सेट कर सकते हैं। टेबल हेडिंग से डे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड सेट कर दिया, ठीक है। अब ये जितनी रो है ये रो किस में बनेगी, TR टैग में बनेगी। टोटल TR टैग 1 2 3 4 लगाओगे, ठीक है। और ये जो नॉर्मल डेटा है ये किस में एंटर करोगे, TD टैग में, टेबल डेटा टैग में, ठीक है जी। तो इतना तो समझ में आ गया कि टेबल टैग यूज हो रहा है। और एक और चीज जो आपको दिख रही है कि टेबल का जो बैकग्राउंड है, इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है, लाइट ग्रीन कलर, तो आपको बॉडी टैग में जो है यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर भी सेट करना पड़ेगा। अब जरा इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि इस कोड को बनाने, इस पर्टिकुलर वेब पेज को बनाने के लिए हमें किन किन टैग्स की जरूरत है। टेबल टैग, टेबल के सारे टैग्स, कैप्शन टैग यूज कर सकते हो, बॉडी टैग, HTML तो यूज होगा ही, है ना। स्पेसिफिकेशन देखते हैं। द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, हेडिंग, क्लास, टाइम टेबल। तो देखो ये हेडिंग है ना, हेडिंग है, तो हेडिंग को H1 से H2 से डिफाइन कर सकते हो, बताया इन्होंने यहाँ पे सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग। अब ये बताओ हेडिंग के कितने लेवल्स होते हैं, ध्यान रखना, H1, H2, H3, H4, H5, H6, टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, जिसमें सबसे लार्जेस्ट हेडिंग टैग होता है आपका H1, लार्जेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है आपका H6। याद रखना, नंबर पे मत जाना कि H1 सोच लिया तो आपने ये मान लिया कि 1 नंबर छोटा है तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये रेसिप्रोकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। H1 इज लार्जेस्ट एंड H6 इज स्मॉलेस्ट। तो सेकंड लेवल पे मतलब H2 में आपको सेट करना है हेडिंग और बैकग्राउंड कलर सेट करना है आपको लाइट ग्रीन, मतलब बॉडी टैग में बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन सेट करेंगे। स्पेसिफिकेशन 2, द वैल्यू ऑफ टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1। टेबल की बॉर्डर भी तो लगानी होगी, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना बॉर्डर के तो बॉर्डर बनेगी नहीं, बिना बॉर्डर के टेबल दिख जाएगी मैम, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करोगे और इसकी वैल्यू 1 सेट होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन 3, टेबल शुड बी एग्जैक्टली कंटेन 3 रो एंड 3 कॉलम्स, वो हमने यहाँ पे देखा ही अभी। डेटा इन ईच शुड बी गिवन इन द अबव टेबल, जो डेटा है वो यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है कॉल स्पैन, जहां आपको जरूरत लग रही है तो हमें 3rd रो में कॉल स्पैन को यूज करना होगा, ठीक है ना। कोड इज हियर, कोड लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था HTML से कोड स्टार्ट किया, हेड में आ गए, टाइटल लिख दिया। अब बॉडी में सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन अप्लाई करो लाइट ग्रीन कलर की, और H2 में लिखेंगे हम हेडिंग दैट इज क्लास टाइम टेबल। दिस इज फर्स्ट स्पेसिफिकेशन। दूसरा, बॉर्डर 1 सेट करना है, तो टेबल टैग लगाएंगे मैम, टेबल टैग में बॉर्डर सेट कर दी हमने 1। अब पहली रो हमारी बनेगी टेबल हेडिंग के साथ में, डे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ये फर्स्ट रो खत्म। दूसरी रो यहां पे बन रही है, दूसरी रो में आपका TD टैग में आप देखो मंडे मैथमेटिक्स हिंदी आ गया। 3rd रो में आप देखोगे यहाँ पे TD टैग में आपका आ जाएगा ट्यूसडे साइंस इंग्लिश। 4th रो में बेसिकली हमने लगा दिया कॉल स्पैन, ये हो गई आपकी स्पेसिफिकेशन नंबर 3। डन, आ गई बात समझ में, कोड इजी है, आराम से लिखोगे अगर समझ में आता है तो। अभी देखो ये क्वेश्चन आपको चॉइस में मिल रहा है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कोड लिखने वाला 24 वाला, 22 भी और में था, 24 भी और में, ठीक है, या फिर आप ये अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपको कोड में प्रॉब्लम होती है, मैम कोड तो समझ ही नहीं आता है, बहुत मुश्किल से समझते हैं, whatever the problem with the code, तो आप ये करके आ जाना। Which HTML tag is used for inserting image? अभी इतना तो पता ही है ना कि इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG यूज करते हैं, बिना SRC के इसको यूज नहीं किया जाता है, या इमेज का पाथ लिख देते हैं, कहाँ इमेज सेव है, सिंपल इज दैट। राहुल wants to display an image logo.jpg on the web page. Write the HTML command should you use to insert the image. भाई सेम कोड यहाँ लिखना है, IMG टैग में आपको SRC में लिख देना है logo.jpg, that's it, ठीक है। On the same web page Rahul wants to create a link. राहुल को इस वेब पेज को ओपन करने के लिए लिंक भी बनानी है, तो मैम A टैग यूज होता है लिंक के लिए href के अंदर, यहाँ पे जो नाम लिखना है वो नाम हम लिख देंगे फाइल का, तो लिंक क्रिएट हो जाएगी। कहाँ करना है इमेज को क्लिक, क्लिक पे ये पर्टिकुलरली दूसरा वेब पेज खुलेगा,
तो एक्सटर्नल लिंकिंग बनानी है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट। अभी ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर इमेज लगाने के बाद इमेज नहीं दिखती है ब्राउजर पर, तो मैम हम चाहते हैं कि इमेज पर जैसे ही कर्सर जाए तो एक टूल टिप में उस इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए, या इमेज दिख भी रही है तो इमेज से रिलेटेड यदि इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मान लो कि मैंने यहां पर एक फ्लावर की इमेज लगाई है, ठीक है, ये फ्लावर की इमेज लगाई, अभी फ्लावर दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो, है ना, तुम लोग बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो। तो अब मैं ये चाहती हूं कि जैसे ही यूजर इस पे कर्सर लेकर जाए, जैसे ही यूजर इस पे कर्सर लेकर जाए तो यहाँ पे उसको लिखा हुआ मिल जाए कि दिस इज लोटस फ्लावर, रोज फ्लावर, व्हाट इज दिस फ्लावर, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे हम IMG टैग में SRC के साथ एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, दैट इज ऑल्ट, जिसमें हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिख देते हैं। तो ये और इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आप IMG टैग यूज कर लो, इस तरीके से देखो IMG टैग में SRC और ऑल्ट का यूज कर लो, ये आपकी फाइल का नाम हो गया। इमेज पे लिंक बनानी है भाई साहब, ठीक है, तो ये इमेज पे लिंक है। HREF के अंदर IMG पे लिंक मतलब कोई इमेज पे आप क्लिक करोगे, लोगो नाम की कोई इमेज इस पे क्लिक करोगे तो दूसरा पेज खुलेगा। तो इमेज के लिंक के लिए ए टैग में इमेज एट्रीब्यूट का यूज कर लेना, इमेज टैग का यूज कर लेना, वहां इमेज की फाइल बता देना, ठीक है। Alt attribute is used to provide the alternate text when the image is not display या when the image is fails to load, that text will be display. Okay? तो या तो बेटा जी क्या अटेम्प्ट करके आओगे? कोड वाला क्वेश्चन। लगता है कि कोड में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं कुछ एरर आ गई, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, आपने कहीं ब्रैकेट ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे, ऐसा लगता है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको अटेम्प्ट करके आना, इसमें सिंगल सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने होंगे, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन डी का लॉन्ग आंसर का एक क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक वेब पेज दे देंगे, टेबल बनाने को दे देंगे, लिस्ट बनाने को दे देंगे, ऑडियो वीडियो टैग दे देंगे, फॉर्म भी बनाने को दे सकते हैं, HTML फॉर्म भी आता है एग्जाम में, है ना, उसके बिना भी पेपर नहीं बनता, फॉर्म का भी क्वेश्चन कुछ भी दे देंगे बनाने को लॉन्ग आंसर में। गेट रेडी फॉर दिस। तो फॉर्म का कोड, HTML लिस्ट का कोड, टेबल का कोड, इमेज इंसर्ट करने का कोड और लिंक का कोड, ये 5 कोड अच्छे से समझ लेना एग्जाम देने के पहले तक, और सभी के डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। चलो, द सेक्शन कंटेन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ई में 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली समझना, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉम्पिटेंसी सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन आराम से। मिस्टर रवि रिसेंटली ब्रॉट अ न्यू स्मार्टफोन एंड बिगिन एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मिस्टर रवि ने अभी अभी नया स्मार्टफोन खरीदा है और अब वो उस स्मार्टफोन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ही डिसाइडेड टू बुक अ ट्रेन टिकट्स, विजिट हिज होम टाउन एंड सर्च फॉर बुकिंग वेबसाइट विच लुक्स वेरी मच लाइक द ओरिजिनल वेबसाइट। देखो जी, अब वो अपने फोन से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन जो है अपने होम टाउन जाने के लिए टिकट बुक करते हैं, लेकिन वो जिस वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे हैं वो एक्चुअल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही उनको लग रही है, ठीक है, बट एक्चुअल है नहीं। आफ्टर एंटरिंग हिज पर्सनल एंड पेमेंट डिटेल्स, जैसे ही उन्होंने टिकट बुक करने के लिए अपनी पर्सनल और पेमेंट डिटेल एंटर किया, अब उन्होंने क्या नोटिस किया, ही नोटिस दैट मनी हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंट। अभी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो मनी डिडक्ट हुआ, बट he didn't receive any booking information, ठीक है। उन्होंने जिस वेबसाइट से ट्रांजैक्शन किया वो वेबसाइट ओरिजिनल जैसे दिख रही थी, बट वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं थी। जैसे ही पेमेंट कर दिया तो उनका पेमेंट तो डिडक्ट हो गया अकाउंट से, लेकिन कोई भी बुकिंग कंफर्मेशन का मैसेज नहीं मिला। Then he realized that he has been a victim of fraud. तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कोई रॉन्ग वेबसाइट के साथ में ट्रांजैक्शन किया है और वो एक ऑनलाइन फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं। सो बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक कंडीशन समझ में आ गई और बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। गलती से हमसे कुछ ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस हो जाती हैं जो कि फ्रॉडुलेंट होती है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड इज मिस्टर रवि अ विक्टिम ऑफ? रवि किस तरीके के फ्रॉड के विक्टिम है वो बताना है। विच सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मे हैव बीन एक्सपोज्ड ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी? उस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू उनकी कौन सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्सपोज हुई है? व्हाट शुड मिस्टर रवि हैज चेक्ड इन URL बिफोर एंटरिंग हिज डिटेल्स ऑनलाइन? अपनी ऑनलाइन डिटेल्स एंटर करने के पहले, पेमेंट करने के पहले उन्हें क्या चेक करना चाहिए था URL में, जिससे पता चल सके कि ये फ्रॉडुलेंट वेबसाइट नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो राइज होता है कि मैम कैसे पता करें कि ये जो वेबसाइट हम जिसका यूज कर रहे हैं वो फ्रॉडुलेंट है या नहीं है? उसका एक लॉजिक है जो मैंने बताया है ना, एक ही प्रोटोकॉल है। What steps can Mr. Ravi take to protect his financial information in the future? और अब फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो वेरी इजी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन,
आराम से करना सॉल्व, और बहुत ईजी है। सबसे पहले तो ये एक फिशिंग या फिर ई कॉमर्स फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं। पहला, विथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनका पेमेंट और उनका डिटेल्स लॉस्ट हुआ है। व्हाट शुड मिस्टर रवि चेक द यूआरएल, तो यूआरएल के पहले उनको चेक करना चाहिए कि HTTPS या पैडलॉक का साइन बना है या नहीं। अगर HTTP लिखा है इट इज लेस सिक्योर, इट इज लेस सिक्योर, और अगर S लिखा है देन इट इज मोर सिक्योर, इट इज 100% सिक्योर। What steps can Mr. Ravi took to protect his financial information in future? He should use the trusted payment gateways. ठीक है, जो trusted payment gateways होते हैं जैसे Amazon, Flipkart, Myntra, Meesho, Snapdeal, ठीक है, ये कुछ trusted वेबसाइट्स है जहां से आप परचेसिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज कर सकते हो, एंड पॉपुलर टू। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया अच्छे से कैसा क्वेश्चन आएगा। This is competency based question, and last question of this paper, that is 26th question, again based on what? देखो ये जो क्वेश्चन था आपका साइबर एथिक्स पर बेस्ड था। साइबर एथिक्स में हमने ये चीजें पढ़ी हैं सब। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन साइबर एथिक्स। देखो इस बार पेपर पैटर्न में बदलाव कर दिया, जैसे मैंने बताया कि HTML का लॉन्ग आंसर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने बदलाव कर दिया, दोनों ही क्वेश्चन आपके साइबर एथिक्स के दे दिए। ठीक है, मीरा इज अ क्रिएटिव स्टूडेंट हु लव्स टू डिजाइन पोस्टर्स फॉर हर स्कूल इवेंट। मीरा जो कि क्रिएटिव स्टूडेंट है, आपकी क्लास में भी बहुत सारे क्रिएटिव स्टूडेंट होंगे जो कि पोस्टर्स, ड्राइंग्स वगैरह में बढ़िया होंगे, तो उसको इवेंट के लिए पोस्टर डिजाइन करना है। ठीक है, while preparing a poster for a cultural festival, she downloaded images and content from the internet without seeking permission or giving credit to the original creators. अब पोस्टर बनाने के लिए उसने धड़ाधड़ इमेजेस को डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, बिना ये देखे कि वो इमेजेस पे कॉपीराइट है या नहीं है। वो इमेजेस जो डाउनलोड कर रही है, ऑथर से पूछना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन दिस इंसिडेंट बी कंसीडर्ड अ वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? क्या ये इंसिडेंट IPR के तहत आता है? आता है तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? वाई और वाई नॉट दोनों लिखना है। तो आता है, यस मैम, दिस इज नोन एज IPR, क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी जो उन्होंने इंटरनेट पर अपलोड की हुई है, अगर उसकी परमिशन नहीं दी है, बिना उनको पैराफ्रेज करे, बिना उनको साइटेशन दिए आप यूज नहीं कर सकते हो। दिस इज बोल सकते हैं कि हम वायलेंट ऑफ IPR, है ना, IPR के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। ठीक है, मेंशन द टाइप, जिसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं इनडायरेक्टली। मेंशन द टाइप ऑफ IPR वायलेशन कमिटेड बाय द मीरा। ठीक है, वही प्लेजरिज्म जो मैंने बताया। हाउ कैन मीरा अवॉइड दिस एथिकल इशू? अब इसको कैसे अवॉइड किया जाए? तो अवॉइड करने के लिए पैराफ्रेज कर सकते हो, उनको साइटेशन दे सकते हो, उनसे परमिशन ले सकते हो। दिस इज द वे। सजेस्ट एनी 2 नेट एटिकेट्स। अब इसके लिए 2 नेट एटिकेट्स बताने जो कि मीरा's क्लासमेट शुड फॉलो, जो उसके क्लासमेट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी गलती ना करे। तो पहला, yes, this is an example of IPR violation because Meera is using someone else creative work without proper authorization and acknowledgement. Second, इसको क्या कहेंगे, इस IPR violation को क्या कहेंगे, plagiarism कहेंगे। She should give proper credit to the original creators. इसके लिए उसको original creators के से परमिशन लेनी होगी, और हम बोल सकते हैं कि उनको क्रेडिट देना होगा ताकि वो उस कॉपीराइट, या फिर ऐसा नहीं करना चाहती है तो जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस है वो उनको यूज कर सकती है। ठीक है, नाउ ऑलवेज रेस्पेक्ट कॉपीराइटेड लॉज एंड सीक परमिशंस बिफोर यूजिंग समवन एल्स वर्क। ये पहला आपका एथिक है जो आपको सबको बताना है क्लासमेट्स को, कि ऑलवेज यूज दी जो वर्क्स होते हैं कॉपीराइट लॉज को फॉलो करो, उनको ध्यान में रखो, परमिशंस लेकर जो है किसी और यूजर का क्रिएटिव वर्क यूज करो। ठीक है, अवॉइड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और यूजिंग ऑनलाइन कंटेंट विदाउट वेरीफाइंग इट्स ऑथेंटिसिटी। ठीक है, सो दीज आर दी 2 एथिक्स जो कि नेट एटिकेट्स जो कि हमें बताने चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन होपफुली आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। HTML के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि ओवरऑल जो देखा जाए प्रैक्टिकल पार्ट बेटा जी वही है। और HTML की वीडियोस अवेलेबल है बहुत जल्दी, आपको लेटेस्ट वीडियो के साथ में सारे वीडियोस मिल जाने हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो डोंट पैनिक अबाउट दिस। बहुत जल्दी, और बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइज सेशंस हैं जिनकी मदद से आप, ये तो सिर्फ अभी खेल शुरू हुआ है, कहानी शुरू हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल पेपर की मदद से तो हमें ये समझ में आ गया मैम कि अब हमें किस दिशा में पढ़ाई करनी है, अब हमें किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। हार्डवर्क का टाइम गया बेटा जी, अब आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। यदि लेकर आना चाहते हो फुल मार्क्स, फोड़कर आना चाहते हो 27 फरवरी वाला CA का पेपर। ठीक है, तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैराथन्स के साथ में मैं आपसे मिलने वाली हूँ। ठीक है, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।